नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। राज्यसभा और लोकसभा में तेल और गैस कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के अवरोध से कार्यवाही बाधित। कल से दोनों सदनों की बैठक पूर्व व्यवस्था के तहत 11 बजे से होगी शुरू। बजट सत्र के अवकाश के दौरान राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी स्थायी समितियों ने की 21 बैठकें। विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों की पड़ताल। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी सदन को जानकारी। सदस्यों की कम उपस्थिति पर जताई चिंता। आजादी के 75वें वर्ष के उत्सव की मूल भावना है जन भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को किया संबोधित। कहा, अमृत महोत्सव में हो सनातन भारत के गौरव की झलक और आधुनिक भारत की चमक। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को फिर लगा झटका। 5 मौजूदा विधायकों सहित कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया उम्मीदवार। और देश दुनिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संसद के दोनों सदनों में की गई महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों की सराहना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर पहले 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद कुछ दिवंगत पूर्व सदस्यों को सदन में श्रद्धांजलि भी दी गई और कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सदन में पेश किए गए। सभापति एम वेंकैया नायडू की अनुमति से सदन में महिला सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने विचार रखे। इसके बाद विपक्ष की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की गई। सभापति ने कहा कि वो विनियोग विधेयक और बजट सत्र के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। सभापति ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसके बाद से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को यह बताया कि संसद के चल रहे बजट सत्र के पहले भाग के बाद 3 सप्ताह के अवकाश के दौरान राज्यसभा की 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए 2021-22 के लिए अनुदान की मांगों की जांच की। उन्होंने सदन को ये जानकारी दी कि राज्यसभा की 8 समितियों ने 18 मंत्रालयों की अनुदान मांगों की पड़ताल पर पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 12% अधिक समय दिया है। राज्यसभा की 8 समितियों ने 21 बैठकें की हैं। I am happy to inform the House that the committee of Rajya Sabha, 8 committees, spent 12% more time examining the demand for grants for 2021-22 than in the case of last financial year 2020-21. The committees held a total of 21 meetings this year for a total duration of 70 hours, 27 minutes, as against 20 meetings with a total duration of meeting of 63 hours last year. I compliment the chairman and members of the 8 department-related standing committees of Rajya Sabha for their efforts towards improving the functioning of the committees and hope that they will focus on the areas that need betterment. सभापति ने सदन को जानकारी दी कि राज्यसभा की 8 संसदीय समितियों में से 4 समितियों ने एक दिन में 5 घंटे 25 मिनट में से 6 घंटे 25 मिनट के लिए बैठकें की।
I'm happy to note that there has been a quorum in all the 21 meetings this year, while there was no quorum in 3 of our 20 meetings held last year. I have been urging the chairman and members of the committees of Rajya Sabha to enable longer duration of the meetings given the time, energy and costs involved in holding the meetings. In this regard, I am happy to inform that of the 21 meetings, only 3 were held for a duration of less than 2 hours each. It is significant to note that 4 of the 8 committees met for much longer duration a day, indicating the scope for making the most out of each meeting. The Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports met for the longest of 6 hours 25 minutes in a day. सभापति ने संसदीय समितियों की बैठकों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के सदस्यों की कम उपस्थिति के बारे में ध्यान दिया। Low attendance of members from parties other than BJP and the Congress in the meetings of the committee remains a major concern. Overall attendance of members from such parties and groups this year declined to 27.60% from 40.5% from last year. This needs to be addressed too by the concerned parties. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को व्यक्त कर सकें। We need to strive for realization of the values and principles enshrined in our Constitution, which provides for equality of status and opportunity and enjoins upon every citizen to renounce practices derogatory to the dignity of woman. Our nation as a whole cannot progress and rise to full potential if one half of it is restricted in making new contributions. So let us resolve on this occasion to remove all barriers, psychological, socio-cultural, economic and political, that deny women their due. We need to ensure an environment that allows women express them to their full potential in the form of both words and deeds. On behalf of all members and on my own behalf, I place on record the appreciation of the services rendered by the women members of this House and also the women citizens of the country for the development and prosperity of the nation, and I wish more strength and power to them in the future also. सभापति एम वेंकैया नायडू की अनुमति से सदन में महिला सांसदों ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने विचार रखे। उन्होंने विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूं। तो आधे से अधिक हूं, पर अधिकार से अभी तक वंचित हूं। इस पे विचार किया जाए। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha. Sir, a question was asked in this honorable house: how many women sarpanches have
been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th Amendment. And so the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this Right. country. This would not have been possible Right. unless there's a vision. संसद के दोनों सदनों की बैठक कल से पहले की तरह सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दोनों सदनों में आज आसन की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल पीठासीन अधिकारी वंदना चहवाड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न दलों के सदस्यों की मांग को देखते हुए सदन की बैठक के समय में परिवर्तन के लिए अनुमति दे दी है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही के समय में भी मंगलवार से बदलाव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। कोविड महामारी को देखते हुए मॉनसून सत्र और बजट सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया था। इस दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलती थी। On the request received from many members from various parties, Honorable Chairman has decided that from Tuesday, that's tomorrow, the 9th March 2021, the sitting of the Rajya Sabha will commence from 11 a.m. to 6 p.m. as per usual timings of the House. The members will be seated in the Rajya Sabha chamber and the galleries only, with some distancing. Details of the sitting plan will be intimated to the party members today. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 9th March. Thank you. Thank you. 9 मार्च 2021 से अपराह्न 4 बजे की बजाय पूर्वतः 11 बजे से होगी। माननीय सदस्य लोकसभा दीर्घाओं में भी बैठ सकेंगे। लोकसभा में भी आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। शाम 4 बजे कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा के मौजूदा सांसद मोहन एस डेलकर और नंद कुमार चौहान के साथ 7 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद से लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर विपक्ष की ओर से मिले कई स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सदस्य इस मुद्दे पर वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों के सांसद कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े रहे और अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस वजह से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पहले से निर्धारित चर्चा भी शुरू नहीं हो पाई। 7 बजे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। कुछ महिला सांसदों ने अपने विचार रखे, लेकिन अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक आज हुई। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। वर्चुअल तरीके से बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मूल भावना जन भागीदारी है। उन्होंने कहा कि समारोह में सनातन भारत का गौरव और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभों का निर्णय किया गया है। ये है स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम और 75 पर संकल्प। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल हो जाएंगे। इस मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल का ये पर्व ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके। देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के अध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। साल जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से ये आयोजन भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार ने 5 मार्च को आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की थी। समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। ये समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। इसके तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज संसद भवन परिसर में महिला सांसदों और महिला पत्रकारों का अभिनंदन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं का लक्ष्य एक है कि किस तरह से हम अपने कार्य में समाज की सेवा कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। महिला सांसद हो, पत्रकार हो, दोनों का कर्म क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक है। लक्ष्य यह है कि किस तरीके से हम अपने कार्यों से समाज की सेवा कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र वैभव पर पहुंचे और समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने के साथ ही उन्हें उचित अवसर मुहैया कराना होगा। Empowering a woman is not to patronize her, but to give her that opportunity which is deserving for her. And that principle is applied practice. All of us can see it, we recognize it, and I particularly thank Honorable Speaker for it. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला विकास की परिभाषा बदल दी है और अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात की जा रही है। Under the leadership of the Honorable Prime Minister, who has shifted the narrative from women's development to women-led development. For too long, there was an assumption that we are waiting to be handed over our destiny. Now there is an affirmation that we lead change not only for ourselves, but other women across the country. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतः समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां लिखकर ट्वीट करके कहा कि महिला दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति होने वाले हर भेदभाव का अंत करेंगे और उन्हें वो सम्मान और अधिकार देंगे जिसकी वो हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, भारत को उन पर गर्व है। ये हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अब बात विधानसभा चुनाव की।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को आज एक बार फिर से झटका लगा है। पार्टी के 5 मौजूदा विधायकों और कई नेताओं ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 4 बार के विधायक सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। 4 बार के विधायक जट्टू लाहिरी और पहली बार विधायक बने पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास ने भी पाला बदल लिया। तृणमूल कांग्रेस की एक और विधायक शीतल सरदार भी बीजेपी में शामिल हो गए। हबीबपुर सीट पर टीएमसी उम्मीदवार पद से हटाई गई सरला मुर्मू ने भी पाला बदल लिया। इसके साथ ही बीजेपी ने 38 सदस्यीय मालदा जिला परिषद का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि 22 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी बीच बांग्ला अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गई। हाल के महीनों में मंत्रियों सहित टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होंगे। मतों की गिनती जो है वो तो 2 मई को होगी। असम और पश्चिम बंगाल की एक एक विधानसभा सीट के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। असम की डुमडुमा विधानसभा सीट से रुपेश गौवाला को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की काशीपुर विधानसभा सीट पर कमलाकांता हंसदा को टिकट दिया गया है। और वहीं केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी नेता एपी अब्दुल्ला कुट्टी के नाम पर मुहर लगाई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में राज्य का 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि और सिंचाई पर खास ध्यान दिया गया है। बंगलुरु के समग्र विकास के लिए 7,795 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम लोगों पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला गया है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले से ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 की तुलना में 2.6% कम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्य सरकार की नौकरी कर रही महिलाओं को नवजात बच्चों की देखभाल के लिए 6 माह का अवकाश देने का प्रस्ताव किया है। इस अवसर पर महिलाओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 37,188 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में आज 2021-22 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। राज्य में जिला अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जाएगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। बजट प्रावधानों के मुताबिक महाराष्ट्र में किसानों की खेती के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक में शादी और धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने पर यह विधेयक 9 जनवरी को अधिसूचित अध्यादेश की जगह लेगा। राज्य सरकार ने इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को अवैध माना है। और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद्र शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आलिस खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूतों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित होता है कि आलिस खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई। सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी।
दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की गोली लगने के बाद से मौत हो गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरिस खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। आरिस खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया था और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है। और देश में अब तक 2,09,89,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3,76,633 सत्रों में 69,85,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 35,47,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 66,09,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 2,13,000 को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 31,51,794 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। देश के 8 राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इन राज्यों में केंद्र की उच्च स्तरीय टीम कोरोना नियंत्रण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश में फिलहाल 1,88,000 के करीब नए मामले हैं, जो कि कुल मामलों का 1.68% हैं। रविवार को 18,599 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस दौरान 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,08,82,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। मैत्री सेतु पुल त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली नदी फेनी पर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री सबरूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने के लिए आधारशिला रखेंगे। ये दोनों देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार के अवसर प्रदान करेगा। ये परियोजना लगभग 235 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कैलाशहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले HH 2008 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य मार्गों और अन्य जिला सड़कों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन भी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम देश देशांतर में अदालती अपनाएं स्थानीय भाषाएं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। Watch the big picture.